प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। मैं दिनेश कुमार भटनागर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उचेर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10th विषय सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर आर्थिक विकास और नियोजन पर बात करेंगे। आर्थिक विकास और नियोजन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, आर्थिक विकास एवं नियोजन। आर्थिक विकास एवं नियोजन नामक अध्याय का अध्ययन करने के बाद हमें निम्नलिखित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। नंबर 1, छात्र आर्थिक विकास की अवधारणा को समझ सकेंगे। नंबर 2, छात्र आर्थिक विकास के लक्षणों को समझ सकेंगे। नंबर 3, छात्र राष्ट्रीय आय की अवधारणा को अच्छे से समझ सकेंगे। इसी के साथ साथ छात्र प्रति व्यक्ति आय की अवधारणा को समझ सकेंगे एवं छात्र आर्थिक नियोजन की अवधारणा को समझ सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, आर्थिक विकास एवं नियोजन। आधुनिक युग में सभी व्यक्ति चाहते हैं कि उन्हें रहने के लिए मकान, खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े तथा बच्चों के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हों। किंतु यह तभी संभव है जब वस्तुओं का उत्पादन हो और लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो, जिससे कि पर्याप्त आय लोगों को प्राप्त हो और उनकी आवश्यकताएं पूरी हो। अर्थशास्त्र में इसी प्रक्रिया को आर्थिक विकास की संज्ञा दी गई है। अब हम बात करते हैं आर्थिक विकास की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में। जब हम आर्थिक विकास की विभिन्न अवधारणाओं को देखते हैं तो आर्थिक विकास की जो विभिन्न अवधारणाएं हैं उनको मोटे मोटे रूप से हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक प्राचीनतम अवधारणाएं और दूसरी नवीनतम अवधारणाएं। सबसे पहले हम प्राचीनतम अवधारणाओं के बारे में बात करते हैं। प्राचीनतम अवधारणाओं में सबसे पहले बात करते हैं हम प्राचीन कालीन भारतीय अर्थशास्त्रियों के बारे में। प्राचीन कालीन जो भारतीय अर्थशास्त्री हैं उनके अनुसार भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ मानव मूल्यों की प्राप्ति ही आर्थिक विकास है। एक बार पुनः समझिएगा, प्राचीन कालीन भारतीय अर्थशास्त्रियों के अनुसार भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ मानव मूल्यों की प्राप्ति ही आर्थिक विकास है। दूसरी ओर हम प्राचीन कालीन वैश्विक अर्थशास्त्रियों की बात करते हैं तो प्राचीन कालीन वैश्विक अर्थशास्त्रियों के अनुसार भौतिक संपन्नता की प्राप्ति ही आर्थिक विकास है। यहाँ प्राचीन कालीन भारतीय अर्थशास्त्री और वैश्विक प्राचीन कालीन अर्थशास्त्रियों के बीच जो महत्वपूर्ण अंतर है आर्थिक विकास की अवधारणा को लेकर, वो अंतर भौतिक सुख सुविधाओं के साथ मानव मूल्यों की प्राप्ति को लेकर है। एक और जहां प्राचीन कालीन वैश्विक अर्थशास्त्री केवल भौतिक संपन्नता की प्राप्ति को ही आर्थिक विकास मानते थे, वहीं भारतीय प्राचीन कालीन अर्थशास्त्री भौतिक सुख सुविधाओं के साथ मानव मूल्यों की प्राप्ति को आर्थिक विकास मानते थे। अब हम एक और महत्वपूर्ण अवधारणा की बात करते हैं, वणिकवादी अर्थशास्त्रियों की अवधारणाओं के बारे में। प्राचीन काल में वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास के अंतर्गत भौतिक संपन्नता को विशेष स्थान प्राप्त था। जर्मनी एवं फ्रांस के वणिकवादी विचारक सोने और चांदी की प्राप्ति को आर्थिक विकास का मूल आधार मानते थे। जो वणिकवादी आर्थिक विचारक थे उनके अनुसार सोने और चांदी की प्राप्ति ही आर्थिक विकास का मूल आधार हुआ करती थी। उसके बाद हम बात करते हैं एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ, जिन्हें हम अर्थशास्त्र का जनक के रूप में जानते हैं, एडम स्मिथ के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं की वृद्धि ही आर्थिक विकास है। एडम स्मिथ के अनुसार
वस्तुओं और सेवाओं की वृद्धि ही आर्थिक विकास है। अब हम आर्थिक विकास की कुछ नवीनतम अवधारणाओं पर बात करते हैं। नवीन अर्थशास्त्रियों में पॉल एल्बर्ट देश के उत्पादक साधनों के कुशलतम प्रयोग द्वारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि को आर्थिक विकास मानते थे। वहीं हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स के अनुसार समाजवाद की स्थापना ही आर्थिक विकास है। दूसरी ओर जे.एस. मिल साहब के अनुसार सहकारिता का सिद्धांत ही आर्थिक विकास का मूल आधार है। एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है आर्थिक विकास की, जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्रस्तुत की है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार आर्थिक कल्याण आर्थिक विकास का आधार होना चाहिए। तो अभी हमने देखा कि प्राचीनकालीन भारतीय अर्थशास्त्री, प्राचीनकालीन वैश्विक अर्थशास्त्री और नवीनतम जो अर्थशास्त्री हैं, उनकी विकास संबंधी अवधारणाओं में महत्वपूर्ण अंतर है। अब हम आर्थिक विकास की एक ऐसी परिभाषा की बात करते हैं जो आर्थिक विकास की बड़ी व्यवस्थित परिभाषा मानी जाती है। अब हम बात करते हैं मेयर एवं बाल्डविन की आर्थिक विकास की परिभाषा की। मेयर एवं बाल्डविन के अनुसार आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घ काल में अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। एक बार पुनः समझिएगा, मेयर एवं बाल्डविन के अनुसार आर्थिक विकास एक ऐसी लगातार और सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें दीर्घ काल में अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो अभी हमने आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझा। अब हम आर्थिक विकास के लक्षणों पर बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि आर्थिक विकास के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है सतत प्रक्रिया। आर्थिक विकास एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में क्रमशः वृद्धि होती रहती है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग और पूर्ति में निरंतरता बनी रहती है। दूसरी महत्वपूर्ण आर्थिक विकास की विशेषता है राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि होती है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है आर्थिक विकास की दीर्घकालीन प्रक्रिया। आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है क्योंकि अल्पकालीन या कम समय के लिए होने वाली वृद्धि या परिवर्तन को विकास नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि किसी वर्ष अच्छी वर्षा हो जाती है तो कृषि उत्पादन भी बढ़ जाता है जिससे राष्ट्रीय आय भी बढ़ जाती है, परंतु इसे आर्थिक विकास नहीं कहा जा सकता। तो स्पष्ट है, आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, सतत और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आर्थिक विकास का चौथा महत्वपूर्ण लक्षण है संसाधनों का समुचित विदोहन। आर्थिक विकास में देश में उपलब्ध समस्त संसाधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन किया जाता है। जब उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन किया जाएगा तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। आर्थिक विकास का पांचवा महत्वपूर्ण लक्षण है जीवन स्तर एवं समाज कल्याण में उन्नति। आर्थिक विकास के दौरान प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के फलस्वरूप जनसाधारण के जीवन स्तर में सुधार आता है, आर्थिक विषमता में कमी आती है तथा
सरकार द्वारा शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि जन कल्याण कार्यक्रमों में वृद्धि की जाती है। इससे लोगों के रहन सहन का स्तर ऊंचा उठता है। आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप देश की आय एवं उसमें रहने वाले लोगों की आमदनी में वृद्धि होती है, जिसे हम राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय के रूप में जानते हैं। तो अभी हम लोगों ने आर्थिक विकास की अवधारणा पर बात की। अभी हम लोगों ने आर्थिक विकास की प्राचीनतम अवधारणा और आर्थिक विकास की नवीनतम अवधारणा और आर्थिक विकास के प्रमुख लक्षणों पर बात की। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की अवधारणा के बारे में। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की अवधारणा क्या है, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रीय आय के बारे में बात करते हैं। किसी देश के सामान्य निवासियों के द्वारा एक वर्ष के भीतर जितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है, उसके बाजार मूल्य के योग को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। और इसमें विदेशों से प्राप्त आय को शामिल कर दिया जाता है और मशीनों की गिरावट को घटा दिया जाता है। अगर हम अति संक्षेप में बात करें तो किसी भी देश या राष्ट्र की कुल आय को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। मार्शल ने राष्ट्रीय आय की बड़ी अच्छी परिभाषा दी है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी देश का श्रम और पूंजी उस देश के प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं के शुद्ध योग, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं शामिल होती हैं, का उत्पादन करते हैं। ये ही देश की वास्तविक शुद्ध आय या राष्ट्रीय लाभांश कहलाता है। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है तथा मशीनों की गिरावट को घटा दिया जाता है। एक बार पुनः इस परिभाषा को समझिएगा। किसी भी देश का श्रम और पूंजी उस देश के प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर प्रतिवर्ष जितनी भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं शामिल होती हैं, ये ही उस देश की वास्तविक शुद्ध आय या राष्ट्रीय लाभांश है। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है और मशीनों की गिरावट को घटा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के बारे में। आखिर राष्ट्रीय आय को ज्ञात कैसे किया जाता है? सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय किस अवधि के लिए ज्ञात की जाती है। राष्ट्रीय आय का संबंध एक निश्चित अवधि से होता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है, उसके बाजार मूल्य के योग को ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है राष्ट्रीय आय के बारे में कि राष्ट्रीय आय में सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की बाजार कीमत को शामिल किया जाता है। एक बार पुनः समझिएगा। राष्ट्रीय आय में सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की बाजार कीमतों को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय के बारे में तीसरी महत्वपूर्ण बात है, राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ दिया जाता है तथा विदेशियों द्वारा देश से प्राप्त आय को घटा दिया जाता है। तो अभी हमने राष्ट्रीय आय के बारे में बात की, राष्ट्रीय आय ज्ञात करने से संबंधित हमने बात की और इसमें हमने देखा कि राष्ट्रीय आय का संबंध एक निश्चित अवधि से होता है। अगर भारत की बात करें तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में भारत में जितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है, उसके बाजार मूल्य के योग को ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। और इसमें विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ दिया जाता है, मशीनों की गिरावट को इसमें से घटा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय के बारे में।
अब हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम के बारे में। जब किसी देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है तो हमें जो आय प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और प्रति व्यक्ति आय को निकालने का एक बड़ा साधारण सा सूत्र है, देश की कुल राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। देश की कुल राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। तो अभी हम लोगों ने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे विकसित और विकासशील राष्ट्र की अवधारणा के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम विकसित राष्ट्र की अवधारणा के बारे में। विकसित राष्ट्रों से तात्पर्य उन देशों से है जहां के नागरिक अपनी भोजन, कपड़ा और मकान संबंधी आवश्यकताओं को सरलतापूर्वक पूरा कर रहे हैं। एक बार पुनः समझिएगा, विकसित राष्ट्रों से तात्पर्य उन देशों से है जहां के नागरिक अपनी भोजन, कपड़ा और मकान संबंधी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर रहे हैं। इन देशों में निर्धनता एवं बेरोजगारी नियंत्रण में है। विकसित देशों में जापान, अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों को शामिल किया जाता है। अब हम विकसित राष्ट्र की अवधारणा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विकसित राष्ट्र वह हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम यूरोप के देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में या तो बराबर है या उससे ज्यादा है। एक बार और समझिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विकसित राष्ट्र वह हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एवं पश्चिम यूरोप के देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में बराबर है अथवा ज्यादा है। वहीं विश्व बैंक की रिपोर्ट 2006 के अनुसार वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2004 में 4,53,000 रुपये प्रतिवर्ष या उससे अधिक है, उन्हें विकसित देश माना गया है। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2004 में 4,53,000 रुपये प्रतिवर्ष या उससे अधिक है, उन्हें विकसित देश माना गया है। अब हम बात करते हैं विकासशील राष्ट्रों के बारे में। विकासशील राष्ट्रों को अल्प विकसित राष्ट्र भी कहा जाता है, इनको पिछड़े राष्ट्र भी कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं विकासशील राष्ट्रों के बारे में। विकासशील राष्ट्रों के बारे में ऐसा माना जाता है जहां नागरिकों को भरपेट भोजन प्राप्त नहीं होता, पहनने को सीमित मात्रा में कपड़े मिलते हैं, नागरिकों का जीवन स्तर बहुत निम्न होता है, जिन देशों में व्यापक बेरोजगारी और अशिक्षा पाई जाती है, उन समस्त देशों को अल्प विकसित या विकासशील देश कहा जाता है। यानी ऐसे राष्ट्र, ऐसे देश जहां के नागरिक भोजन, कपड़ा और मकान संबंधी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा नहीं कर पाते, जिन्हें पहनने के लिए सीमित मात्रा में कपड़े मिलते हैं, जहां के नागरिकों का जीवन स्तर बहुत निम्न होता है, जिन देशों में व्यापक बेरोजगारी और अशिक्षा पाई जाती है, उन देशों को अल्प विकसित या विकासशील देश माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विकासशील राष्ट्र या देश वह हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एवं पश्चिम यूरोप के देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है।
एक बार पुनः समझिएगा, विकासशील राष्ट्र या देश वह हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एवं पश्चिम यूरोप के देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है। वहीं हम विश्व बैंक की रिपोर्ट 2006 की बात करें तो वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2004 में 37,000 रुपये प्रतिवर्ष या उससे कम है, उन्हें विकासशील देश माना गया है। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2004 में 37,000 रुपये प्रतिवर्ष या उससे कम है, उन्हें विकासशील देश माना गया है। इसमें भारत विकासशील देशों में शामिल है। तो अभी हम लोगों ने विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र की अवधारणा को जाना और समझा, और अब हम बात करेंगे आर्थिक नियोजन की अवधारणा के बारे में। अब हम बात करेंगे आर्थिक नियोजन के अर्थ के बारे में, खासकर भारत के दृष्टिकोण से। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व भी राष्ट्रीय नेताओं एवं विशेषज्ञों द्वारा राष्ट्रीय निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया था। सर्वप्रथम सन 1934 में सर विश्वेश्वरैया ने आर्थिक विकास एवं पुनर्निर्माण हेतु 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की थी। तदुपरांत सन 1944 में देश के प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा बंबई योजना प्रस्तुत की गई। इसके बाद श्री मननारायण द्वारा गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई, किंतु व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण इन सभी योजनाओं को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। फाइनली स्वतंत्रता के बाद जब भारत आज़ाद हो गया तो भारत में स्वतंत्रता के बाद 15 मार्च 1950 में देश के लिए योजना बनाने के उद्देश्य से योजना आयोग का गठन किया गया। इस आयोग द्वारा अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप बनाया गया तथा भारत सरकार द्वारा इन्हें क्रियान्वित किया गया। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नलिखित रहे हैं। नंबर 1 आर्थिक समानता, नंबर 2 सामाजिक न्याय, नंबर 3 आत्मनिर्भरता और नंबर 4 कार्यकुशलता एवं उत्पादकता में सुधार। अब हम बात करते हैं आर्थिक नियोजन के अर्थ के बारे में। अब हम बात करते हैं आर्थिक नियोजन की अवधारणा के बारे में। आर्थिक नियोजन से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें एक निर्धारित अवधि में सुनिश्चित एवं स्पष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाता है। एक बार पुनः समझिएगा, आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है, आर्थिक नियोजन काम करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें एक निर्धारित अवधि में सुनिश्चित एवं स्पष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आर्थिक नियोजन में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 पूर्व निर्धारित लक्ष्य जिन्हें प्राप्त किया जाना है। नंबर 1 पूर्व निर्धारित लक्ष्य जिन्हें प्राप्त किया जाना है। नंबर 2 निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध साधनों तथा उनके उपयोग करने का ब्यौरा। तो स्पष्ट है कि आर्थिक नियोजन वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया है, एक सतत और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें एक निर्धारित अवधि में, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो आर्थिक नियोजन है वो 5 वर्ष के लिए किया जाता है। तो एक निर्धारित अवधि में सुनिश्चित और स्पष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सबसे पहले आर्थिक संसाधनों को आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी आर्थिक संसाधनों को पहचाना जाता है। फिर आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाता है। परिणाम स्वरूप उससे आर्थिक विकास होता है,
राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है, समाज कल्याण में वृद्धि होती है, आदि आदि। तो अभी हम लोगों ने आर्थिक नियोजन की अवधारणा को समझा। आर्थिक नियोजन में सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि किस प्रकार समाज की अधिकतम संतुष्टि के लिए देश के संसाधनों का प्रयोग किया जाए। नियोजन से पूर्व, अच्छा बार बार एक शब्द आ रहा है नियोजन, तो हिंदी का थोड़ा सा कठिन शब्द दिखाई देता है। तो नियोजन का तात्पर्य होता है योजना बनाना, किसी काम की प्लानिंग करना। तो आर्थिक नियोजन में सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि किस प्रकार समाज की अधिकतम संतुष्टि के लिए देश के संसाधनों का प्रयोग किया जाए। तो अभी हम लोगों ने आर्थिक विकास की अवधारणा, आर्थिक विकास के लक्षण, विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र की अवधारणा और आर्थिक नियोजन की अवधारणा पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। अब बारी है अभ्यास प्रश्नों की। नंबर 1, राष्ट्रीय आय क्या है व इसे कैसे ज्ञात करते हैं, लिखिए। नंबर 2, प्रति व्यक्ति आय क्या है व इसकी गणना का सूत्र लिखिए। नंबर 3, राष्ट्रीय आय की गणना किस समय अवधि में की जाती है, लिखिए। नंबर 4, विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था को समझाइए। नंबर 5, आर्थिक नियोजन की अवधारणा को समझाइए। धन्यवाद।